वो फैसलाबाद का काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। गर्मी के डेरे जो हैं वो यूं फैसलाबाद शहर के अंदर नज़र आते हैं जैसे ये जाने का कभी नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन शहरी जो हैं वो पूरी उम्मीद भी हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों के अंदर हमें देखने को ये मिला कि वीकेंड के ऊपर बारिश जो है वो शहर फैसलाबाद में हुई, जिसके बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरियों के चेहरों पे भी मुस्कुराहटें देखने को मिली। अलबत्ता आने वाले दिनों के अंदर वेदर की सूरत हाल क्या होगी, बारिश शहर फैसलाबाद में होगी नहीं होगी, टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा और आइंदा 24 घंटों की सूरत हाल क्या है, जानेंगे टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा रहेगा फैसलाबाद शहर का? फैसलाबाद की मौसम की अगर बात करें तो दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी इंतहाई गर्म होने लगा है। सूरज मियाँ भी आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं, तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में इजाफा गर्मी की शिद्दत का एहसास दिला रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 66% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं चलने का सिलसिला किसी हद तक चल तो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है वो बरकरार है। दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होता चला जा रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो है इस गर्मी से भी परेशान होते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हवाएं तो चल रही हैं लेकिन इसके साथ साथ गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस गर्मी की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है इस गर्मी के मौसम में भी हम आपके चेहरों पे मुस्कुराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे आपके मसाइल टीवी के ऊपर दिखाए जाएं, आपकी खुशियों में भी शामिल हुआ जाए। और सिटी एट 10 हमेशा से इस चीज़ के अंदर पेश रहा है कि जब भी किसी की कोई खुशी का मौका होता है उसे हम अपने स्टूडियो से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमें बर्थडे जो है वो तलहा आमिर की तरफ से उन्होंने एक वीडियो भेजी है बर्थडे की। वो कौन सी वीडियो है और किस तरह से सेलिब्रेट की उन्होंने अपनी बर्थडे, आइए आपको तो बेटा आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बड़ा हो के अपने वालिदैन का नाम, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करने की तौफीक दे, रोशन मुस्तकबिल मिले आपको। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपने देखा कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो की, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं और उनकी महरूमियों की वजह से जो है वो बहुत सारी मुश्किलात उनको उठानी पड़ती है। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान की मईशत का ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि मईशत को इसके साथ अगर लिंक ना करूँ तो वो भी ज़्यादती होगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मईशत के डिस्टर्ब होने की वजह से, घरेलू बजट डिस्टर्ब होने की वजह से स्टडीज़ की तरफ जाने की बजाय लेबर की तरफ चले जाते हैं। आप पंचरों की दुकानें देखते हैं, आप होलसेल मार्केट देखते हैं, या फिर कपड़े की मार्केट में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको हर दुकान के अंदर या चंद दुकानें छोड़ने के बाद इक्का दुक्का बच्चे जो है उसमें काम करते हुए मिल जाते हैं। अपनी वो उम्र जिसके अंदर उनको खेलना होता है, कूदना होता है और मुख्तलिफ पॉइंट्स सीखनी होती है, वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखनी होती हैं, वो दुनिया की तमाम खुशियों को भूल के लगे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के पीछे कि शाम को जो 300 रुपया दिहाड़ी मिलनी है, उस दिहाड़ी के साथ जाके उन्होंने घर के लिए कुछ दाल और रोटियां लेके जानी है ताकि जो भूखी माँ है उसका पेट जो है वो पाल सकें। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है बहुत मुनफिद होती चली जा रही है। कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक तो इन चीज़ों को, चाइल्ड लेबर को कम होने की बजाय ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसकी वैल्यूज जो है वो अप डाउन होती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि कम से कम वो ताजर बरादरी या वो लोग जो कि बच्चों को चाइल्ड लेबर के ऊपर रखते हैं, उनको तो इस चीज़ का इल्म होता है कि ये गैर कानूनी है। या फिर इसके अलावा और भी आपको वाक़यात ऐसे सुनने को मिलते हैं कि चाइल्ड लेबर के दौरान बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है, कोई काम ठीक ना करे उसे मारा पीटा जाता है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हमें देखने को मिलती हैं। तो हम अपने मुल्क के अंदर ऐसा नौजवान कैसे पैदा करें जो बड़ा होकर एक रोशन मुस्तकबिल हासिल कर सके, रोशन पाकिस्तान का नाम कर सके। ये तमाम तर वो सूरत हाल हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट का क्या किरदार है, बतौर मुआशरा, बतौर इंसान हमारा क्या किरदार है इसके अंदर, और इन तमाम तक चीज़ों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ अब्दुल रहमान गुजर साहब मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि ऑर्गेनाइजर हैं ग्लव्स
ऑनर एसोसिएशन के, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले जो है वो अब्दुर्रहमान की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब्दुर्रहमान, चाइल्ड लेबर एक कह लें कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत है और इसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा मतलब मैं किसी का क्या कहूँगा, माशरे पे सोशल मीडिया पे तो लोग उंगलियां उठाते ही हैं कि ये नहीं होना चाहिए या जहाँ पे ज्यादती होता है उसे पिन पॉइंट करते हैं। लेकिन बतौर इंसान जब मैं जाके बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ ऐसे नन्हे हाथ जिनके अंदर खाने की कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, आइसक्रीम होनी चाहिए, वो काले होते हैं मेहनत कर करके। उनके हाथ 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में ही यूं महसूस होता है जैसे 20 साल के लड़के के हों। झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, चेहरे पे परेशानियाँ, शिकन, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। बचपन छीन लिया जाता है उनसे। उनका क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू हनान। हनान, ये दो चीज़ों पे देखने की ज़रूरत है। एक तो ये तौर जो स्टेट है वो नाकाम हो गई है लोगों को सेहत देने में, रोज़गार देने में, लोगों को तालीम देने में। देखिए, दूसरी जानब जो लोगों का रोल है या किरदार है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जिसको पॉपुलेशन बॉम्ब भी कहा जाता है, वो इसकी बड़ी वजह है। और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक आम मसला है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर की जाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान के बारे में जो फखरिया कहा जाता है कि इतनी यूथ है इसमें, तो उसकी वजह यही है कि पीछे से बल्क में जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस बारे में कोई भी कंपेन नहीं चलाई जा रही। बांग्लादेश जो सेपरेशन के वक्त उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर शरह पैदाइश की देखें तो हमसे कहीं कम होगी और हमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है ना। जब इतने बच्चे पैदा होंगे तो उनको रोज़गार कहाँ से देना है? देखें, गरीब बंदा ये नहीं सोचता कि ये एक बच्चा अगर होगा तो उसका आसानी से उसको एजुकेट कर सके। देखें, सरकार की तालीम तकरीबन मुफ्त के बराबर पड़ती है और सरकारी स्कूल खाली हुए पड़े हैं, उधर बहुत कम लोग जाते हैं। प्राइवेट तालीम बड़ी महंगी पड़ती है और उधर लोगों का अच्छा भला रश होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बच्चा, दो बच्चे, उनको सरकारी स्कूल में आसानी से पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी फैमिलीज़ की मजबूरी समझ में आती है, कोई बेवा खतून है या घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये तो समझ आ गई। लेकिन अब जो लाखों बच्चे हमें मिलते हैं, वर्कशॉप्स में मिलते हैं, मास्क अस्पतालों में लाइट चले जाएं आपको वो बेचते हुए मिलेंगे, कहीं पर भी चले जाएं आपको बच्चों की बड़ी तादाद मिलों, फैक्ट्रियों में, हौजरियों में मिलेगी। जैसे आपने पूरा इंट्रो में बताया कि किस तरह से जो उनसे सख्त काम भी लिए जाते हैं, बड़े काम भी लिए जाते हैं। तो ये सभी का तो ये मसला नहीं है ना कि वो बेवा खतून के बच्चे हैं। बहुत सारे हैं जिनके बड़े भाई जो काम भी करते हैं, माँ बाप भी हैं, उन्हें इसका शऊर ही नहीं है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। वो वहाँ पर लेबर इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता या उन्हें उसके अलावा कुछ जो है वो उनको आगाही भी नहीं दी जाती और उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं है, या वो ये समझते हैं कि जो बच्चा पैदा हो गया है कि ये बस कमाए गई, दो हाथ इसको अल्लाह ने दी है तो ये कमाने के लिए दी है। तो ये हुकूमत तो नाकाम हो गई है। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि इस पर काबू पाए, लोगों को सेहत दे, लोगों को रोज़गार दे, लोगों को जो तालीम दे, लोगों को हाउसिंग दे। ये 4-5 जो ज़िम्मेदारियाँ सरकार की, ये तो नाकाम हो गए हैं ना। इसकी तो समझ आती है। बतौर नेशन जो वो हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं, या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या किरदार अदा कर रहा है। देखें, जब भी कोई खबर चलती है या चाइल्ड लेबर डे आता है तो थोड़ी बहुत रेड करते हैं जाके। तो अब ये तो मतलब एक ऐसे आम सी बात है ना कि जैसे हर थाने की हदूद में जो भी जो नशा बेचने वाले आते हैं या गैरकानूनी पेट्रोल बेचने वाले, एलपीजी बेचने वाले, वो सारे मंथली दे रहे होते हैं जाके। ऐसे ही जो उनकी हदूद में जितने लोग आते हैं वर्कशॉप्स या दूसरे तमाम अड्डे या लारी अड्डा, वहाँ पर वो सारे मंथली दे रहे होते हैं। और जब वो रेड करने निकलते हैं तो वो आम बच्चे जो वैसे ही बेचारे बाहर शॉपिंग के लिए निकले हैं, उन्हें भी उठा के ले जाते हैं ना, जब कार्रवाई डालनी हो। और रूटीन में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये दोनों तीनों जानब से ही जो है वो लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि स्टेट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। नवीद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ भी करते हैं। नवीद साहब, लेबर तो करवाई जाती है लेकिन इसके साथ साथ ये आजकल नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हर चौक चौराहे में मांगने पे बच्चों को लगाया हुआ। ये भी एक नई किस्म की लेबर जो है वो शुरू करवा दी। तपती धूप के अंदर उन बच्चों को हाथ फैलाना बचपन से ही सिखा दिया गया है। वो बड़े होकर काम क्या करेंगे? क्या कहेंगे इस सवाल? जी, बड़ा बर्निंग इशू है। अब्दुर्रहमान की बात की ही मैं कंटिन्यूटी करूंगा। इसमें बेसिकली 3 सेक्टर हैं जी हमारे। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स सबसे पहला फैक्टर है जो गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेती है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिसमें पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आ जाती हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और तीसरा सेक्टर है पेरेंट्स हमारे।
तो बेसिकली इन तीनों को इसमें करैक्टर अदा करना चाहिए जी। लेबर, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, चाहे बेगर्स हों, जो स्ट्रीट बेगर्स हैं, क्योंकि ये बड़ा बर्निंग इशू है। और स्पेशली मैं देखता हूँ कि हमारे फैसलाबाद में इन कंपैरिजन अगर आप देखें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को, तो हमारे फैसलाबाद में भी इसकी बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है। मतलब कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखें, दूसरी जगह पे आपको चाइल्ड बेकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। बेरोज़गारी इसमें ज़ाहिर है जी, पहला फैक्टर है कि बेरोज़गारी इतनी है कि जो वालिदैन हैं वो इस काबिल होते ही नहीं है कि वो बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड कर सकें, या इवन वो यही अफोर्ड कर सकें कि वो 18 साल तक बच्चे की नशोनुमा, तरबियत और उसके अखराजात बर्दाश्त कर सकें। ये बेरोज़गारी की वजह से भी है। इसकी ऑफ कोर्स सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट पे ही जाती है जी। और लेकिन बीइंग एन ऑनर ऑफ ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद भी इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूँ। इसमें सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी है। हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी इस बात का पूरे तरीके से इदराक नहीं किया जाता कि चाइल्ड लेबर को इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ही डील किया जाए। उसमें कुछ सॉफ्ट कॉर्नर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे ऑनर्स को भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक एक घर में आप देखें, एक एक फैमिली में अगर बाप कोई काम नहीं करता, बड़ा भाई कोई नहीं है, तो उनका वन एंड ओनली सोर्स ये बच्चे ही होते हैं। तो समटाइम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप बच्चों को एजुकेट कर दें, अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे, क्योंकि देखिए हर चीज़ का मलबा गवर्नमेंट पे डाल देना, ये भी मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंदी नहीं है। और जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट्स हैं कि हर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट टॉपल हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट के लिए ये कोई बहुत बड़ा बर्निंग इशू नहीं है। तो हमें प्राइवेटली भी इसको उतना सीरियस ही लेना पड़ेगा जितना हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, ये जो बैकर्स हर चौक चौराहे में नज़र आते हैं और अक्सर इनमें जो बच्चों की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, और ये भी देखने में आया है कि बच्चे 10, 8, 12 इस उम्र के दौरान जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या कहेंगे, ये मुनासिब चीज़ है? हनान, कुछ औरतों ने तो बच्चे बिल्कुल ही जिनको कह लें कि 1-2 साल के वो उठाए होते हैं। एक चीज़ की मुझे कभी समझ नहीं आती कि वो इतनी धूप में भी रोते नहीं हैं। शायद उन्हें कुछ जो है वो नशावर अद्वियात दी जाती हैं या कुछ ऐसा दूध पिलाया जाता है कि वो रोते ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए, लोग तरस खाते हैं मज़दूर लोगों पे। बहुत सारे लोग जो है वो नकली मज़दूर बने होते हैं, और जब वो आती है टीमें पकड़ने वाली तो वो भाग जाते हैं और वैसे मज़दूर बन के लेटे होते हैं। तो वो अच्छी खासी दिहाड़ी लगाते हैं, लोगों के तरस खाने का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, इसमें लोगों का बड़ा किरदार है जो इनको बेकारी बनाती है कि एक बंदा जो मेहनत करता है वो शाम को 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है, या कम से कम तनख्वाह जो अभी 32,000 की गई है। तो यहाँ पे जो उन्हें 8-10 हज़ार की दिहाड़ी मिल जाती है, तो वो तो 3-4 लाख रुपए। ये अभी 2 दिन पहले एक खबर अली रज़ा ने जड़ावाला से दी कि बेकारी के पास को 7-8 करोड़ रुपया था जो उसने बैंक में रखा हुआ था। तो अब देख लें कि एक आम बंदा बेचारा सारी ज़िंदगी जो है वो मेहनत करता है और बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, तो दूसरी जानब बेकारी जो है वो लाखों करोड़ों में खेल रहे होते हैं। तो ये लोगों का इसमें हनान कसूर है कि वो तरस खाते हैं। उसकी देखिए, इसमें बात ये है कि 10, 20, 50, 100 देने वाला इतनी ज़्यादा जो है वो तफ्तीश नहीं करता कि ये जायज़ है या नाजायज़। वो समझता है कि उसका जो है वो सदका उतर गया, और ये इतना मजबूर कर देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल देखें, जहाँ पे 90 सेकंड का या 60 सेकंड का होता है, वहाँ पर मुसलसल जो है वो शीशा बजाते रहते हैं। तो कोई इनको पूछने वाला या पकड़ने वाला नहीं है। बाज़ औक़ात तो लगता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस के साथ इनका कमीशन का मामला है ना, कि इनको कोई कुछ नहीं कहना। जो टीमें इसके लिए बनाई गई हैं वो भी बस आराम ही कर रही होती हैं, और या उनके पास कोई है ही नहीं जगह कि वहाँ पर इनकी कंपनसेशन क्या की जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद की हर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल में 10 से 15 लोग होते हैं, 4 तरफा आ रही होती हैं ना, तो हर रोड पे 3-3 बैठे होते हैं, और वो मुसलसल उन्होंने कब्जा किया होता है। कोई दूसरे की जगह में मुदाखलत नहीं करता। तो ये बाहर से लोग आते हैं, सुनने में तो यही आता है कि रिक्शे भर के सुबह आते हैं, शाम को रिक्शों के ज़रिए जो इनकी वापसी हो जाती है, और जो माफिया इनको लेके आता है वो इनसे हर एक से जो है वो अपना अपना कमीशन ले लेता है। कोई इस तरह की कहानियाँ जो गर्दिश करती हैं। तो ये पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा मसला है। फिर इसमें जो जराम पेशा लोग भी होते हैं जो मोहल्लों में मांगते हैं, ये तो वो है जो रोड्स पे मांगते हैं। जो मोहल्लों में मांगते हैं वो देखते हैं कि कोई घर दरवाज़ा खुला हुआ, कोई चीज़ उठा के भाग जाते हैं, या इसी तरह से जो है वो डकैती चोरी की राह हमवार करते हैं। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर काबू पाना ज़रूरी है। यहाँ पर जब तक
महकमों को एक्टिव नहीं किया जाता, जैसे ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या दूसरे महकमे जो इनको डील करते हैं बेकारियों को, जब तक उनको मुसलसल एक्टिव नहीं किया जाएगा ये इस मसाइल पर काबू पाना जो है वो बड़ा मुश्किल होएगा। फिर इन बच्चों की जो है वो स्कूलिंग की जानी चाहिए जो इस तरह से मांगते हैं। देखें वो सभी को नज़र आ रहे हैं, NGOs भी हैं, स्टेट भी है, वहाँ पर सरकारी लोग भी निकलते हैं, तो इन बच्चों की स्कूलिंग होनी चाहिए। देखें सरकारी स्कूल जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि बिल्कुल मुफ्त जो है वो तालीम देते हैं, यूनिफॉर्म और किताबें भी मेरा तो ख्याल है ये मुफ्त है या बिल्कुल जो है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है, इतनी महंगी नहीं पड़ती कि कोई बंदा जो है वो साल में एक दफ़ा परचेज़ ना कर सके। मासवाए इसके कि वो बच्चे के ज़रिए जो उनके घर पैसे आ रहे होते हैं उससे जो है वो याशियाँ कर रहे होते हैं, वैसे बाकी जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। मासवाए वहाँ पे जहाँ कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई बेवा खतून है उसकी मजबूरी है या कोई इस तरह का सीन है, और ये बहुत कम सीन मिलेंगे। ज़्यादातर लोग हैं जिनके अपने घर होते हैं और वो जानबूझ के बच्चों को बेचते हैं क्योंकि उनको लेबर भी मिल जाती है आसानी से, और अगर वो मांगते हैं तो फिर उनको 4 पैसे आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे कि बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए जिससे उनके फ्यूचर के लिए बेहतरी आ सके? बतौर मुआशरा हम कहाँ पे खड़े हैं? बच्चों को अगर कहीं पे बतौर लेबर हम काम करते देख भी रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ऐसा होगा जो आवाज़ उठाता होगा। आज हम टीवी पे बैठ के तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन माशरे के अंदर जब कोई शख्स देखता है कि किसी दुकान के अंदर बच्चा काम कर रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है या कोई भी ऐसी बात, उस पर कोई मेरा नहीं ख्याल आवाज़ उठाता होगा। आप क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। देखें 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ। एक तो तालीम का ओवरऑल फुकदान है। हमें पता है कि कंसिडरेबल नंबर ऑफ किड्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन पाकिस्तान, लेकिन उसके अलावा एक तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है जी। क्योंकि वो लोग जो जिनकी तालीम और एजुकेशन तक रसाई भी है, अनफॉर्चुनेटली उनको भी ट्रेन नहीं किया जाता, तरबियत नहीं दी जाती। हमें थोड़ा सा तालीम और तरबियत दोनों में फ़र्क थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो आपको पता चलेगा कि वो जितना एजुकेशन पे फोकस करते हैं बच्चों की, उतना ही उनकी ट्रेनिंग तरबियत पे भी फोकस करते हैं। लेट्स से कि जी हम एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकते इन ए सर्टन नंबर्स, हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हर बच्चा स्कूल में जाए, क्योंकि लोगों की मजबूरियां हैं, वो चाहते हैं कि जी बेरोज़गार भी ना रहें लोग। तो वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बन जाने चाहिए जो एटलीस्ट ट्रेन कर सकें बच्चों को। अगर उनके पास कन्वेंशनल एजुकेशन नहीं है तो उनके पास कोई ट्रेनिंग या उनको कोई ऐसी स्किल सिखा दी जाए कि कल को उनके लिए रोजगार ढूंढने में कोई ना कोई आसानी हो। तो हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होके भी सोचना पड़ेगा बीइंग ए नेशन। तो एजुकेशन अगर हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह पे अफोर्ड कर सकते हैं हम, कि बच्चों को अगर आप एजुकेट नहीं करवा सकते तो उनको कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर सिखा दें कि वो कल को उनके फ्यूचर में वो काम आ सके। तो इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगी, और इसमें ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है कि आपका जो स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है उसको भी अडॉप्ट करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे कि जहाँ पे बच्चे को काम करते देखें बतौर मुआशरा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ से चीज़ ना खरीदें और अगले को रिकॉग्नाइज इस चीज़ पे करवा के आएँ कि इस वजह से हम तुम्हारी दुकान से माल जो है वो नहीं खरीदे या काम नहीं करवा रहे, तो इससे कोई चेंज आ सकता है? बिल्कुल हरान बतौर सोसाइटी अगर ये फैसला कर ले तो इससे बेहतरी आएगी, क्योंकि देखें जो हर वर्कशॉप्स है वहाँ पे बच्चे ही आपको मिलेंगे। एक बड़ा मास्टर होता है और बाकी जो काम वो बच्चे कर रहे होते हैं, और बल्कि वो 80% काम वही कर रहे होते हैं, सिर्फ मेन काम वो करता है, बाकी सफाई वगैरह वो कर रहा होता है। या होटलों में जो बहरे वो सारे के सारे बच्चे रखे होते हैं, या जो इस तरह से कुछ सेक्टर है जो हुजरी सेक्टर वगैरह, वहाँ पर 18 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो अपनी माओं के साथ आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, या दुकानों पे या ऐसे काम, और ये आम लोगों के सोसाइटी का बिल्कुल फ़र्ज़ है, और उसके साथ साथ स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो उनको चालान करे बाकायदगी के साथ। देखें मसला कहाँ पे है ना, ये बच्चे जो है वो पहले काम सीखते हैं और बड़े सस्ते पड़ जाते हैं। किसी हजाम की दुकान पे चले जाएं, वहाँ भी 1-2 बच्चा नज़र आ जाएगा। ये बिल्कुल मुफ्त के बराबर पड़ रहे होते हैं कि या 100 रुपये 200 रुपये दे दिया और वो घर चले गए। तो ये अगर उसकी जगह प्रॉपर एम्प्लॉई रखें तो कम से कम तनख्वाह तो 32,000 है, फिर भी उसके निसफ या 20-25 हज़ार तो देना पड़ेगा। बच्चा तो बिल्कुल ही 5-7 हज़ार महीना में पड़ता है। तो इस वजह से सारे बच्चों को प्रेफर करते हैं, और फिर बच्चे है बहुत मसला। तो ये फिर अगर वो बात करें डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से, तो यहाँ पर बच्चों की उतनी खपत नहीं हो रही जितने पीछे से बच्चे आ रहे हैं। और UNO की एक रिपोर्ट है कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो अब जो स्कूलों से बाहर है वो या तो काम सीखता है
या फिर वो जो है मदरसों के रुख भी करते हैं। बहुत सारे वालिदैन सिर्फ इस वजह से बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं कि वहाँ पर जो उन्हें खाना और रिहाइश मुफ्त में मिलती है। बिल्कुल, इस पे डिटेल में गुज साहब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि बजट जो है वो अनाउंस हो चुका है। बजट के अनाउंस होते ही बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो कंसर्न थे कि आखिर किन किन चीज़ों के ऊपर कितना कितना टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, और इसके अलावा आम आदमी के लिए क्या सहूलियातें जो कि इस बजट के अंदर दी जाएंगी। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ बजट के हवाले से स्टार्ट करते हैं। तो अब्दुर्रहमान साहब, जो बजट आया इस पर सियासी हलकों का क्या कहना है, क्योंकि एक बड़ी कतीर रकम है जो कि मेरा ख्याल है डेवलपमेंट के लिए जो है वो रखी गई है, और ये बजट मेरा ख्याल सुन के जो मुस्लिम लीग नून के शहर फैसलाबाद के खासतौर पे MPMNs होंगे जो पहले रह चुके हैं या टिकट होल्डर्स हैं, उनके चेहरों पे तो मुस्कुराहटें आई होंगी कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले काफ़ी काम करवाया जा सकता है। अनान, ये बड़ा अच्छा बजट है, फ्रेंडली बजट है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो आखिरी बजट पेश किया गया ये बड़ा बेहतर बैलेंस बजट है, लेकिन साथ में कंसर्न भी शो किए जा रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं कि यहाँ पर कम से कम अगली हुकूमत को 3 मिनी बजट पेश करना होंगे। यहाँ पर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा नहीं लगाए गए, लेकिन मसला ये है कि तकरीबन 14,600 अरब में से कुछ 7,000 अरब जो है वो कहाँ से लेने हैं ये कोई आइडिया नहीं है। उधार पकड़ना पड़ेगा और उधार देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये बड़ा मसला है। फिर इसी तरह से जो है जून तक 2-3 बिलियन डॉलर की वापसी है, या अगले वर्ष में कम से कम 25 बिलियन डॉलर की वापसी है, तो वो कहाँ से होगी, वो कुछ नहीं है। तो ये मतलब कुछ चीज़ें इसमें बहरहाल कुछ टैक्सेस कम किए गए हैं। अगर जैसे पेश किया गया इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये बड़ा म्यारी बजट होगा, लोगों को बड़ा रिलीफ देगा। इसी तरह से जितने भी मुतलका शोबा जाता है वो काफ़ी बेहतर होंगे। इंपोर्ट्स पर जो टैक्सेस है वो खासे कम किए गए हैं, बार्टर सिस्टम हो गया। रशिया से जो पहला कार्गो आ गया है फ्यूल का, फ्यूल अभी कम तो नहीं होगा, ताहम जो है वो सस्ता पड़ेगा। इसमें देखा जाएगा कि फर्नेस ऑयल कितना है, पेट्रोल कितना, डीजल कितना, और जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं उसमें से वो उसको अलग अलग कितना कर सकती है, ताकि ये सस्ता भी पड़ता है या महंगा, क्योंकि यहाँ पर फर्नेस ऑयल की डिमांड वो नहीं है जो पेट्रोल डीजल की है, वो ज़्यादा डिमांड है। तो पिछले 1 साल में क्योंकि जो वो 45 से 50% तक फ्यूल की कंजम्पशन भी जो है वो कम रही है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम इकट्ठे हुए हैं, तो अगले वर्ष जो है टैक्सेस का टारगेट 9200 अरब करना भी एक तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा FBR से शायद ना हो सके, इसको भी रिवाइज़ करना पड़े। ताहम मजबूरी तौर पर ऐसा बजट दिया गया है कि जिस पर तनकीद कम हो सकती है। IMF से भी सुना है कि ये अप्रूव शुदा बजट है कि इसमें जो डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात की 1200 अरब से ज़्यादा रखा गया है, तो ये बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है। इससे जो है वो बड़े बड़े डेवलपमेंट के मंसूबे मुकम्मल हो सकेंगे। 1200 अरब जो है वो पहले 800 अरब के करीब थी, कम से कम जो है वो 1250 हो गया, 400-500 अरब रुपये उसमें बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें अगर फ्लक्चुएट भी किया जाता है तो वो ज़्यादा नहीं होगा। तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से जो है वो बड़ी खतीर रकम होगी, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो सकेंगे। इसी तरह से जो है वो इलेक्शंस के लिए पैसे रखे गए हैं, एक्सपोर्टर्स के कुछ रिलीफ दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर जो है वो बेहतर बजट है। इसी पर इम्प्लीमेंट अगर रखा जाता है तो नून लीग जो अपना वोट बैंक है जो लूज़ कर चुकी है वो वापस लाना मुमकिन होगा। लोगों को इंटैक्ट रखना, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, अपने कारकुनान को, वो जो है वो बड़ा उनके लिए आसान हो सकेगा। और उनके लिए जो इलेक्शन में जाना है ना, अगर वो अक्टूबर में जाते हैं तो इस बजट के ज़रिए पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर नई हुकूमत जो आएगी, चाहे इनकी आए, पीपल्स पार्टी की आए, कोई भी आए, वो फिर जो अपना IMF के साथ डील में भी जा सकेगी, या जिस तरह से टैक्सेस लगाने हैं या मिनी बजट पेश करना, कुछ भी करना वो कर सकेंगे। ये मजमूई तौर पर फ्रेंडली बजट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नवीद साहब, बिजनेस कम्युनिटी इस बजट को किस नज़र से देखती है? आपको क्या लगता है ताजरों के लिए बेनिफिशियरी है? देखिए, ये प्योरली मैं कहूँगा ये प्री इलेक्शन बजट है। जैसे अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसमें एक्सपेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, और इलेक्शन से चंद माह पहले जिस तरह का आइडियल बजट हो सकता था वही पेश किया गया है। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ जो, जैसे अब्दुर्रहमान ने भी कहा कि रेवेन्यू जनरेशन जो है उसके लिए हमें कोई ख़ास अच्छी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। रेवेन्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि आपके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं,
फॉरेन रिजर्व्स इकट्ठा करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं। उधार लेना तो खैर एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। एक तो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, वो दो तरीके से आती हैं जी पाकिस्तान में। एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, जिससे आपको फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़ते हैं, और दूसरे होते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इसमें जो मुझे बजट में नज़र आ रहा था वो ये है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। उन पर टैक्सेशन भी कुछ नरम किए गए हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज भी उनके लिए कुछ आसान की गई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेफिसिट है। अगर आप इसको कंपेयर करें जो पिछली हुकूमत थी और जो ये हुकूमत है, इसमें जो फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते थे उसमें बहुत कंसिडरेबल अमाउंट कम हुई है। लोगों ने बाहर से पैसा भेजना बहुत कम किया है। तो हुकूमत ने कोशिश तो की है उनको रिलीफ दे के कि वो दोबारा से एक टेंडेंसी उनकी कायम हो। और दूसरे आपके जो रिजर्व बढ़ते हैं वो जैसा मैंने कहा एक्सपोर्ट्स के साथ आपके बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्टर्स को अभी फ़िलहाल जितना मैंने इस बजट को स्टडी किया है कोई बहुत बड़ा कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दी गई, लेकिन ये कि एडिशनल टैक्सेस भी कोई नहीं लगाया गया एक्सपोर्टर्स पे। एक चीज़ जो EFS सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो खैर काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन अब वो इन्होंने कहा कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक्सपोर्टर फैसिलिटेशन स्कीम जो है तो वो बड़ी अच्छी स्कीम है। अगर उसको 100% इम्प्लीमेंट किया जाता तो मेरा ख्याल है उससे एक्सपोर्टर्स को भी बेनिफिट होगा। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन देखना अब ये पड़ेगा कि आगे जो केयर टेकर सेटअप आता है या जो नई हुकूमत आती है वो इन चीज़ों को कैसे देखती है, इनकी कंटिन्यूटी करती है या वो अलग से कोई स्कीमें लेके आते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात होगी कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी, कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी कैसी है। केयर टेकर गवर्नमेंट आए, उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी, तो अगला एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन सब चीज़ों को देखने के लिए। अब्दुल रहमान, पंजाब के लिए 4 माह का बजट आ रहा है, क्या कहेंगे उसमें? नान देखिए, पंजाब हुकूमत जो है वो अक्टूबर तक के लिए है, क्योंकि 8 अक्टूबर का जो है इलेक्शन अनाउंस किया जा चुका है। अगर किसी वजह से इंतखाबात तखीर का शिकार होते हैं, जिसकी कि जो है वो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन 1 साल में होगा, तो फिर जो है वो अक्टूबर में नया बजट पेश कर दिया जाएगा और वो फिर अगले 4 माह या 8 माह का होगा। क्योंकि देखिए, पंजाब हुकूमत जो है वो अभी निगरान हुकूमत है। इन्होंने सैलरीज़ में वही इंक्रीज़ किया जो फेडरल कर रही है, ये अभी 18 जून को शायद पेश करें। तो इसी तरह से जो है वो दीगर तमाम अमूर वही है जो ये फेडरल वाले हैं। फिर इसमें इन्होंने कोई डेवलपमेंट स्कीमों के लिए तो पैसे नहीं रखने ना अभी, क्योंकि ये अभी करवा नहीं सकते जब तक कोई आर्डर ना आ जाए। फिर ये 4 माह का 4 माह में अगर किसी वजह से बढ़ती है, जैसे ये अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि वो जो है वो इसमें असम्बली में 6 माह की तोसीह कर सकते हैं, ऐसा कानून है, तो उसमें अपोजिशन और अगर हुकूमत इकट्ठी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। या इसके अलावा अगर निगरान हुकूमत का सेटअप है उसको 1 साल चलाया जा सकता है, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये तवक्कुआत तो बहरहाल हैं, 1 साल बढ़ सकता है सारा सेटअप, लेकिन कानूनी आइनी तौर पर तो 8 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए बेहतर तो यही उन्होंने अच्छा किया है, मोहसिन नकवी साहब ने, निगरान वज़ीर आला ने, कि वो 4 माह का बजट पेश कर रहे हैं, ताकि जो भी हुकूमत बनती है वो आके अपना जो है वो अगले 8 माह का पेश कर देगी। अगर नहीं बनती, सिलसिला कंटिन्यू रहता है, तो वो नया बजट जो 8 माह के लिए इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो इसमें जो यहाँ पर डिपेंड करता है फेडरल पे कि वो फेडरल क्या सोच रही है या बाकी सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, क्योंकि निगरान हुकूमत ने तो इम्प्लीमेंट करना है ना कि जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती तब तक वो लोग रहेंगे। और उनका जो मैंडेट भी यही होता है कि उन्होंने जो नई हुकूमत वोटों के ज़रिए बन के आती है उसको इक़्तिदार सौंप के जो है वो अलग हो जाना होता है। जब तक इलेक्शंस नहीं होते, नई हुकूमत नहीं बनती, तब तक वही जो डे टू डे मैटर चलाते हैं। और जो अगर थोड़ा लंबा सेटअप हो तो उसमें कई तरह के डेवलपमेंट्स या जो पैसे इसके लिए रखे होते हैं वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये अब कुछ ही दिनों में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि देखें अब ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया। जो अगस्त में जो है वो असम्बली ख़त्म हो जाएगी, तो जून का ये बजट देने के बाद जुलाई और अगस्त 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीनों में जो अगर कोई करारदाद आएगी असम्बली में कि असम्बली बढ़ा दी गई है, फिर भी ठीक है। अगर ये आ जाती है कि ये निगरान सेटअप जो है वो 1 साल के लिए चलेगा अगला, तो फिर भी जो है वो ठीक है। ये बिल अगर कोई पास कर देते हैं वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलके, या अगर कुछ नहीं करते तो फिर जो है वो ये लंबा जो है वो चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये अभी देखा है हमने कि पंजाब हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं करवाए, अपने फेडरल हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया कि इन वजूहात की वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकता। तो ये भी हो सकता है कि यही वजूहात जो है वो आड़े आ जाएँ और फेडरल के इलेक्शन भी थोड़े लेट हो जाए। ताहम ये कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त है।
मामला जो है वो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में। अभी तो एक और जर्नलिस्ट को वज़ीर-ए-आज़म निगरान बनाने की भी अफवाहें चल रही हैं, तो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये मामला क्लियर हो जाएंगे। वेट किया जा रहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस साहबान के जो है वो टाइम टेन्योर ख़त्म हो जाए, उसके बाद पीडीएम के अपने लोग जो है वो हुकूमत में आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 12 हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। अब्दुर्रहमान, ये जो बजट आया है नेशनल असम्बली का, इसके बाद अब शहर फैसलाबाद के अंदर कोई तरक्याती काम होने की आवाज़ें आ रही हैं या नहीं? कोई मुतलका MP MNS जिनके ज़रिए बजट को लगाया जाएगा, वो कुछ हलकों में वादे भी करते होते हैं, आपको पता है इलेक्शन से पहले। फिर कहा जाता है कि ये बजट की स्कीम्स हैं जो कि पास कर दी गई हैं, उसके तहत फिर तरक्याती काम करवाया जाता है। बिल्कुल हनान, ये तो अभी इनकी जानब से जो है वो चीज़ें तैयार कर ली होंगी मुमकिन तौर पर अपने के इलाके में क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पिछले काफ़ी अरसा से काम नहीं हुआ था। 4 साल जो है वो उस्मान बुज़दार की नाअहली की वजह से पंजाब भर में जो है वो रोड के मसले बने, पैचवर्क के मसले बने, स्ट्रीट लाइट्स के, ये तमाम इशूज़ जो म्यूनसिपल इशूज़ जिनको हम कहते हैं, जो बल्दियात के रेलिवेंट्स होते हैं और उनको करने भी चाहिए, वो बल्दियात ना होने की वजह से, वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला की अदम दिलचस्पी की वजह से उन्होंने भी कुछ काम अच्छे किए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक इशूज़ या म्यूनसिपल इशूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो अब वो हल होने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि वो हल होंगे। साफ़ पानी का जो मसला है या जो रोड्स का स्पेशली जो लोगों को मसला जो ये सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से लोग वोट भी देते हैं, वोट भी काटते हैं। गांव देहात को जो लिंक रोड चल जाती हैं, रोड शहर के भी रोड्स का मसला होता है। और ये आप देखेंगे कुछ अर्सा से आप फील कर रहे होंगे कि कॉरपोरेशन जो है वो पैचवर्क काफ़ी लगा रही है शहर में भी, तो ये इनका ज़्यादा फोकस रहता है इस पर, वो हुकूमत का पिछली का नहीं था। इसी तरह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हो गया, या स्पेशली जो फेस्को के हवाले से सूरत हाल है, फेस्को को मज़ीद फंड्स दिए जाएंगे, बिजली वहाँ पर पहुँचाई जाएगी जहाँ पर अभी नहीं है, या जो नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, या गैस की सूरत हाल भी है इसी तरह से। तो ये फेडरल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वहाँ पर काम होने की जो है उम्मीदें पैदा हो गई हैं। तो ये बहरहाल जो अच्छी चीज़ होगी कि डेवलपमेंट का बजट जो है वो अच्छा खासा रखा गया है, कि जो ये अपना जो भी इनके मंसूबे होंगे, जो भी शहबाज शरीफ को देंगे MNAs या साबिक MNAs या टिकट होल्डर्स, उन तमाम पर जो है वो काम होगा। वोट बैंक पे तो असर पड़ेगा जब मुतलका आप काउंसलर्स या चेयरमैन हजरात के ज़रिए बजट हल्के में लगाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दरीना मसाइल होते हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और हमारे फैसलाबाद में तो सीवरेज और कच्ची रोड्स के मसाइल हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं। बहुत सारे रोड्स ऐसे भी जो टूट फूट का शिकार हैं, अगर वो रिपेयर करवाए जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये अच्छा इम्पैक्ट होगा इनके वोट बैंक के ऊपर। बिल्कुल हनान, नून लीग का देखिए वोट बैंक है ही डेवलपमेंट का ना, इनके बारे में समझा ही ये जाता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इसी पर करते हैं। सड़कें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते हैं, अंडर पासेज, फ्लाई ओवर, ये सारा कुछ, एक्सप्रेस हाईवे। फैसलाबाद में देख लें कि मतलब 4 साल में कुछ भी नहीं बनाया गया, सारा कुछ उनके दौर में माजी में बनाया गया था। तो ये तो इनकी स्पेशलिटी है। जो लोग इनके वोटर सपोर्टर हैं वो इसी वजह से हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी स्पेशल तवज्जो दी जाती है, रोड्स बनाई जाती हैं, डेवलपमेंट काम किए जाते हैं, म्यूनसिपल वर्क्स बड़े किए जाते हैं। तो वो इनकी जो लोगों के साथ इंटैक्ट रखने का तरीका है वो यही है कि बहुत बड़ी सड़कें बना दी। देखिए गांव देहात के लोगों को लिंक्स रोड का, बड़ी सड़कों का फ़ायदा भी बड़ा होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है, मंडी का सफ़र आसान हो जाता है, और फिर वो वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और यही नून लीग की बड़ी कामयाबी है कि 80-82 से जब से ये शुरू हुए हैं, इन्होंने कभी भी पंजाब से जो है वो उस तरह से शिकस्त नहीं खाई और हमेशा कंपटीशन में रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बजट के ज़रिए SME सेक्टर, जो स्मॉल मीडियम ताजर होते हैं, उनके लिए कोई ख़ास तौर पे कोई रखा गया है, उससे कोई फ़ायदा पहुंचेगा उनको? जी, कुछ टैक्सेशन में कुछ कमियां आई हैं, और उसके अलावा इन्होंने IT को SME में जो है इंक्लूड किया। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि अगर आप IT को देखें तो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी डिक्लाइन था। हालांकि हमारे रीजन के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है IT, तो हमारे यहाँ काफ़ी डिक्लाइन था। होपफुली उसमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी। तो ओवरऑल जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बजट जो है ये है तो बड़ा फ्रेंडली बजट,
तो लेकिन ये फिर डिपेंड ये करेगा कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं और इसके लिए जो अखराजात करने के लिए आपकी इनकमिंग जो है वो कितना एफिशिएंटली जनरेट होती है। तो देखिए हर ऑप्शन रखना चाहिए। लोगों की खुशहाली के लिए हुकूमतें बनती हैं, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबसूरती है। तो फौरी इलेक्शन में जाना ये भी एक बड़ा अच्छा हल है, लेकिन अगर कुछ लोगों को या हुकूमत और अपोजिशन इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि हम 1 साल की एक्सटेंशन और ले लें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा खारज इम्कान बात नहीं है। अगर स्टेबिलिटी के लिए ये भी ज़रूरी है तो हुकूमत को ये भी ऑन टेबल रखना चाहिए। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए वो स्मॉल सेक्टर हो, एसएमई जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी कुछ है इस बजट में। मेरा ख्याल है कि लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसमें। बिल्कुल बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि नई मौके मिलेंगे लोगों को रोजगार के। जैसे सपोज एक छोटा ताजर है, उसके यहाँ 2 से 3 वर्कर्स काम कर रहे हों, उनको अगर कारोबार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फिर जितनी वर्किंग स्ट्रेंथ होगी उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन जो एक डेली वेजेस पे काम करने वाला शख्स है, जो दिहाड़ीदार है, जो 700 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया भी कमाता हो दिन का, तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो घर चलाना मुश्किल है। उसके लिए क्या फ़ायदा इस बजट से होगा? देखिए इमीडिएटली तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे लोगों को। उसकी वजह यह है कि अगर आप थोड़ा सा ग्लोबली भी इस चीज़ को देखें तो ग्लोबली भी जो पूरी दुनिया है वो इस वक्त रिसेशन से गुजर रही है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज थी लाइक जर्मनी, उन ममालिक ने ऑफिशियली रिसेशन डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो अगर वो इस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वी शुड कीप इन माइंड कि हमें भी थोड़ा भी हम क्राइसिस से ही गुजरेंगे। क्राइसिस से गुजरते हुए अगर आप ये कहें कि जी लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके फौरी मुयसर आ जाएंगे ड्यू टू एनी पॉलिसी, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे लगता है ग्लोबली इन चीज़ों को देखते हुए कम से कम 1 साल अभी लगेगा हमें पूरे तरीके से रिकवर करते हुए। लेकिन हमारे क्योंकि उससे ज़्यादा एडिशनल इश्यूज भी कुछ हैं, ग्लोबल रिसेशन तो एक चीज़ है, हमारी जो इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका ये जिसको वो कहते हैं कि ये डबल कर देती है हमारे हर किस्म के क्राइसिस को। तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश तो हुकूमत ने की है कि रोज़गार नया बने, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम अभी रिकवरी फेस में चल रहे हैं और दिस कुड लास्ट फॉर लाइक कपल ऑफ ईयर्स और समथिंग। बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान साहब, आप एग्री करते हैं इस चीज़ पे? लोगों को फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा इस बजट से? हाँ, मतलब फौरी रिलीफ ये देख लें कि महंगाई की जो तवक्को रखी गई है, अभी जो 38 है वो कहा है सागदार ने कि 21 पे आ जाएगी जो अगले साल में, तो ये काफ़ी बेहतर होगी। या जो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, देखें स्केल 16 तक जो है वो 35%, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकारी मुलाजमीन रायमा एक तरह से हमवार करते हैं, तो तनख्वाहें बढ़ाने का जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इतनी तवक्को वो नहीं कर रहे थे पिछले 4 साल में, जो उनकी तनख्वाहें काफ़ी कम बढ़ी हैं, 10% तक बढ़ती रही हैं। तो ये 30-35% का जंप लगना जो है वो बहरहाल एक बड़ी बात है। लोगों के लिए कम से कम इस महंगाई का मुकाबला करना जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगा। महंगाई बहुत ज़्यादा रही है, वो जब नीचे आएगी 38 से 21 पे आएगी तो ये समझ लें कि निस्ब पे आ गई, फिर भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन कुछ तो जो है वो फ़र्क पड़ेगा। पाम ऑयल का रेट इंटरनेशनल कम हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कम किया गया, या जैसे ये रशिया से कार्गो आया, तो अब अगर ये कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है तो ये 20 से 25% तक सस्ता पड़ रहा है इन्हें ना, तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। या गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो ज़्यादा इकट्ठा होगा। यहाँ पर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 50 रुपये पर की जा रही है, तो जो अगर सस्ता मिलेगा तो लोगों तक उसका रिलीफ पहुंचाना भी आसान होगा। तो ये मजमूई तौर पर मुझे लग रहा है कि चीज़ें, हालात कुछ जो है वो बेहतरी की जानब जाएंगे। फिर जो बार्टर सिस्टम किया है उससे जो हमारे रुपये पर जो है वो दबाव कम पड़ेगा। ये कल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी थी कि अब रुपये पर जितना दबाव पड़ना था पड़ चुका। अब आने वाले दिनों में जो रुपया स्ट्रेंथ होगा या कम से कम जो है इसी पोजीशन पे बरकरार रहेगा, मज़ीद रुपये की कीमत गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जिन लोगों ने डॉलर्स में या सोने में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके लिए ये परेशानी की बात होगी कि अब उनका डॉलर या गोल्ड जो है वो मज़ीद नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहीं पे रहेगा या नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब नीचे आना शुरू होगा तो अल्टीमेटली वो बेचेंगे, मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि जो महंगी रेट पे ख़रीदता है उसको फिर अगर प्रॉफिट ना हो तो वो फिर फोर मार्केट में फेंकता है ताकि नुकसान भी ज़्यादा ना हो। तो ये मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर होने जा रही हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, चीज़ें तो बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मुआशरे पे इम्पैक्ट देखा जाए इसका बेहतर तो होगा, लेकिन सवाल फिर गुजर साहब वही है कि डेली वेजर्स की कोई पे में इजाफा होगा, कोई आम शख्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा ये बजट? हनान, जब 32,000 कम से कम तनख्वाह की जाएगी ना, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो 20-25 पे अटकी होती हैं, वो अगर 32 नहीं भी देती तो 30 तक तो चली जाती हैं, मतलब 2,000-1,000 का फ़र्क रह जाता है। तो उससे वो मजदूर जो 20-25 हज़ार में ज़रा मुश्किल का शिकार था, उसके लिए 5-7 हज़ार का जैक लगना भी तो बहरहाल एक बड़ी बात है। लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि गुजर साहब वो पहले भी चीज़ें जितने की थी, अगर उसकी ग्रॉसरी पहले 3500 में या 4000 में हो रही थी, तो अब वो भी तो 7-8 हज़ार तक जा चुकी है ना। इसको किस तरह से मैनेज किया जाए? देखिए, ये गरीब बंदा तो जो है वो 30 से 35% तक जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है ना, वो पिछले 1 साल में तो बदतरीन अंदाज में पिसी है। लेकिन अच्छी चीज़ सिर्फ उनको बताने के लिए ये है कि अब उन्होंने जितना जो है वो बुरे दिन देखने थे वो देख लिए, आगे कम से कम उनके लिए अच्छे दिन नहीं है, लेकिन उतने बुरे दिन नहीं होंगे ना। मतलब जितनी महंगाई होनी थी वो हो चुकी, जितना रुपया गिरना था गिर चुका, जितनी जो सख्तियाँ थी वो आ चुकी। अब यही बिल्कुल, ये मामला तो ऐसे फिर चलते ही रहते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि आम लोगों के लिए सब्जियां, फ्रूट्स और इसके साथ साथ गोश्त के जो रोज़ाना भाव होते हैं मार्केट कमेटी की तरफ से वो बताए जाएं आपको, और इनका कंपैरिजन भी किया जाता है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत के रेट्स के अंदर कितनी कमी हुई है और कितना ज़्यादा रेट हुए हैं। तो आज के रेट्स क्या होंगे जानेंगे आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई। सस्ते हुए हैं और कीमत जो है वो 10 रुपये सस्ते होते हैं, 250 से 240 रुपये दर्जन पे जा चुकी है। सब्जियों में उतार चढ़ाव है, जबकि फल जो हैं वो तेज़ी पकड़ते दिखाए जा रहे हैं। प्याज 6 रुपये किलो सस्ता हुआ, 58 से 52। अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा हुआ है, 750 से 760। लहसुन देसी सफ़ेद 10 रुपये महंगा हुआ है, 150 से 160। लीमू देसी 10 रुपये महंगा हुआ है, 180 से 190। सब्ज मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 75 से 85 रुपये किलो। फूल गोभी 5 रुपये सस्ती हुई है, 120 से 115। घिया तोरी 18 रुपये सस्ती हुई है, 65 से 45 रुपये किलो। जबकि टींडे 15 रुपये सस्ते हुए हैं, 125 से 110। करेला 15 रुपये किलो सस्ता हुआ है, 130 से 115। बैंगन 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 65 से 55 रुपये किलो। अरबी 15 रुपये सस्ती हुई है, 180 से 165 रुपये किलो। सेब काला कुल्लू 340 पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है। केला 310 रुपये दर्जन पे है। खरबूजा 10 रुपये महंगा हुआ है, 90 रुपये से जो है वो 100 रुपये पे आ गया है। फालसा 20 रुपये किलो महंगा हुआ है, 140 रुपये से 160। तरबूज 15 रुपये महंगा हुआ है, 50 रुपये से 65 रुपये किलो। आम अनवर डटोल 60 रुपये किलो सस्ता हुआ है, 370 से 310 रुपये किलो। आम सिंदरी 10 रुपये महंगा हुआ है, 200 रुपये से 210 रुपये किलो। आम लंगड़ा 5 रुपये महंगा हुआ है, 110 से 120 रुपये किलो, 115 रुपये किलो। आम दुशहरी 40 रुपये महंगा हुआ है, 220 से 260 रुपये किलो। आड़ू 120 पे, आम मालदा 140 रुपये किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर हफ्ते के आगाज़ के अंदर ही जहां ब्रायलर मुर्गी और फल जो हैं वो तेज़ी पकड़ते नजर आ रहे हैं। सब्जियों के अंदर भी तेज़ी है, लेकिन कुछ कमोडिटीज़ नीचे आई हैं, तो ऐसे उतार चढ़ाव जो है बराबर के ऊपर देखा जा रहा है। जबकि सस्ता प्रोटीन के अंदर जो अंडे हैं वो काफ़ी हद तक आवाम के लिए बेहतर और मुनासिब कीमतों पर आते देखे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। ख़ास तौर पे जो चिकन हैं उनके रेट्स भी बढ़े हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सब्जियों के रेट्स जो है वो देख के जो आसमानों को लग रहे हैं, गरीब आदमी तो काफ़ी परेशान होगा उसे देख के अल्टीमेटली। लेकिन हम यहाँ पे जहाँ पे हमने आज के भाव आपको बताए हैं, भाव के साथ साथ इसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? दो लोगों के साथ होता है, एक तो हमारा किसान और दूसरा जनरल पब्लिक जो कि एंड कंज्यूमर होता है। एंड कंज्यूमर तो मार्केट से आके चीज़ें लेता है, लेकिन मार्केट में चीज़ें जहाँ से आती हैं, जिसकी मेहनत सबसे ज़्यादा लगती है, वो हमारे किसान भाई होते हैं, क्योंकि सारा साल
फसल की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की तरह उसे पालते हैं और उसके मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, मुख्तलिफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाते हैं, तभी जाके हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो खाने को मिलती हैं मार्केट के अंदर से। अब किसान कितनी मेहनत करता है, इसलिए किसान का साथ देने के लिए इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो हमारी FMC कंपनी है पाकिस्तान की, वो बहुत पेश है और पेस्टिसाइड कंपनी है और बहुत सारे मसाइल जो किसानों के होते हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज दिए जाते हैं जिससे उनकी पौधों की नशोनुमा जो है वो बेहतर होती है। ना सिर्फ बेहतर होती है बल्कि जब फसल बेहतर पैदावार उसकी होती है, जहाँ पे किसान को फ़ायदा होता है, वहाँ पे जनरल पब्लिक को भी हेल्दी फूड जो है वो खाने के लिए मिलता है। तो आज हमारे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए धान की फसल के ऊपर हम खास तौर पे फोकस रखेंगे आज हम, और इस की धान की फसल के हवाले से किसानों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरह से कीड़ों मकोड़ों से, हशरात से बचाना चाहिए, इसकी फसल को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, इन सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करने के लिए अपने शो के अंदर मदऊ किया है मोहम्मद आमिर बशीर मलिक साहब को, जो कि मैनेजर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के FMC पाकिस्तान के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। सबसे पहले तो हमें FMC के हवाले से बताइएगा कि ये किसान भाइयों की कैसे मदद करती है, और इसके साथ साथ धान की फसल के हवाले से भी बताइएगा कितनी अहमियत है इसकी, कितनी इम्पोर्टेंस है, और पाकिस्तान के खित्ते के लिहाज से जो पाकिस्तान का हमारा रकबा है वहाँ पे कितने फीसद धान होती है और कितने लोग इस पेशे से मुंसलिक है, और आम पब्लिक के लिए ये कितनी अहमियत के आम है। जी हनान, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हनान आपने किसानों के हमने अभी देख रहे थे कि कीमतें बताई हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, सब्जियात की, फलों की, तो इन सारी चीज़ों का दारोमदार किसान के मेहनत पर है। मेहनत के अलावा उसके पास जो भी मसाइल हैं उनको वो हैंडल करने के लिए जो इनपुट्स हैं, इसमें बहुत सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। किसान अपनी फसल लगाता है, देखें ये उसका अपना कारोबार है, इसलिए उस कारोबार को चलाने के लिए जिस तरह हर कारोबार में हर इंसान को एक अच्छी चीज़ मुहैया करनी ज़रूरी है, अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, अच्छी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, इसी तरह किसान के लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो FMC के बारे में बताता चलूँ कि FMC एक अमेरिकन कंपनी है जी, और इस कंपनी का तकरीबन 1883 से दुनिया में वजूद में आई थी ये, और तकरीबन 50 साल से ये पाकिस्तान में भी काम कर रही है। तो FMC बहसीत एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी के होने की वजह से दुनिया में तकरीबन 50 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ऑपरेट कर रही है, और वहाँ पे ये फार्मर्स को वो चीज़ें देना पसंद करती है, वो चीज़ें दे रही है जिससे फार्मर की फसल में खातर खा पैदावार में इजाफा हो। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है FMC की कि हम बीइंग ए रिसर्च कंपनी, हम जो दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ख़ास तौर पे, उनमें जो रिसर्च बेस्ड कंपनी है उनमें हम सर-ए-फ़हरिस्त हैं। तो FMC हमेशा अपनी रिसर्च से लेकर जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जो नई केमिस्ट्रीज़ हैं, नई इनोवेशंस हैं, उनको रिसर्च बेस्ड मॉलिक्यूल्स हम लेके आते हैं ताकि उससे फार्मर को, ना सिर्फ फार्मर को बल्कि माहौल को और हमारे जो जिन्होंने खाना है, जो एंड कंज्यूमर है, उसके लिए भी वो सेफ केमिस्ट्रीज हों। तो FMC बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और सीड्स वगैरह हैं, सारे जितने भी इनपुट्स फार्मर को ज़रूरत है फसल में लगाने के लिए हम वो प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, और साथ हम फार्मर को फैसिलिटीज़ देते हैं, एडवाइसेस देते हैं कि जो उसने क्रॉप, बुनियादी उसके जो असूल हैं क्रॉप को अच्छा रखने के लिए, हम उनके बारे में उनको मालूमात फराहम करते हैं। अच्छा, धान की फसल के हवाले से मुझे बताइएगा इसके बेसिक इश्यूज होते क्या हैं, और किसान को कौन कौन से मसाइल हैं जो कि इसकी फसल के दौरान दरपेश रहते हैं। जी ना, पहले तो मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो राइस या धान की फसल जिसको हम आम ज़ुबान में चावल भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं एक बैकग्राउंड दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 85 से 86 लाख एकड़ पर धान की फसल काश्त की जाती है। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें बासमती भी है, उसमें कोर्स वैराइटीज़ भी हैं, जिसको सेला चावल भी हैं, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान का राइस है इसको दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी जो है एरोमेटिक राइस है, हमारी जो राइस की खुशबू है, ये जो पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू है उसके अंदर आती है, उसकी वजह से ये दुनिया में किसी भी मुल्क में आपको इस तरह की एरोमेटिक राइस नहीं मिलती जिस तरह के पाकिस्तान में मिलती है। इसलिए पाकिस्तान की दुनिया भर में राइस की सप्लाई देता है पाकिस्तान। और इसलिए दूसरा फिर ये फसल, क्योंकि जो गर्मियों का मौसम है इसमें जहाँ पे पानी की फरावानी अच्छी हो, क्योंकि राइस जो क्रॉप है इसको पूरा सीज़न बार बार बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो जिन एरियाज़ में मिट्टी अच्छी हो
और पानी की फरावानी बेहतर हो, वहाँ पे फार्मर की कोशिश होती है कि धान की फसल काश्त की जाए। क्योंकि एक तो इसका पहलू है कि ये बाहर के मुल्कों में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा पाकिस्तान में भी आपको पता है कि हम पाकिस्तानी बिरयानी, चावल, पुलाव, इसके हर चीज़ के हम शौकीन होते हैं बिल्कुल। और देखें कि आप पाकिस्तान की बासमती राइस की जो खसूसियत है कि अगर आपने एक घर में बासमती चावल पक रहा है तो अगले 3-4 घरों तक भी उसकी खुशबू आती है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो राइस है पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अगर धान के मसाइल के बारे में बात करें तो जैसे ही देखें जिस तरह इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर बीमारियां आती हैं, मसाइल आते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो उनसे घबराए बगैर हम उनको अगर मुकाबला करें, उनके लिए कोई जो ट्रीटमेंट है हम डॉक्टर से मिलते हैं, जो हमें तजवीज़ की जाती हैं अद्वियात, उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे ठीक होता है। इसी तरह जो फसलें हैं उसके अंदर भी बहुत से मसाइल आते हैं जिसमें जड़ी बूटियाँ हैं, कीड़ों का मसला है, बीमारियों का मसला है। तो इसलिए धान की फसल में भी बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ही हम जान की जो पनीरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मुंतकिल करते हैं खेत के अंदर, तो हमें सबसे पहले जड़ी बूटियों का मसला आना शुरू होता है। जड़ी बूटियों का मसला हल करने के बाद फिर जो कुछ कीड़े हैं धान के अंदर स्पेशल, जो कि सिर्फ धान के अंदर ही आते हैं, जिसको हम बोरर्स कहा जाता है आम जुबान में, हम अपने टेक्निकल टर्म में कहते हैं बोरर्स, जो कि जो धान की फसल है या पौधा है उसके तने के अंदर रह के उसको नुकसान करते हैं। और ये देखें इंसान में तो बीमारी आप ठीक होती है, बार बार आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन धान ये जो फसलें हैं उसमें जो एक दफ़ा नुकसान हो जाए आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए जो बोरर्स हैं या सुंडियाँ हैं धान की, वो तकरीबन 90% तक पैदावार का नुकसान कर सकती हैं। अच्छा। इसलिए इनका कंट्रोल ज़ाहिर बहुत ज़रूरी है, बर वक्त इसका इंसदाद किया जाए। जो भी उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के महकमा ज़राअत के लोग देते हैं, या जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे FMC है लोगों को एडवाइस करती हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल करने से धान की फसल में बेहतरी लाई जा सकती है और उनको अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी फसलों के ऊपर कीड़ों का हमला हो जाना, हशरात का हमला हो जाना, धान की फसल पे भी होता है? जी बिल्कुल, धान की फसल में भी 2-3 इकसाम के जो हैं कीड़े आते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में धान की फसल पर मसाइल ऐसे नहीं हैं जैसे कि दूसरे, जैसे इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, थाईलैंड है, चाइना है। इन कंट्रीज़ के अंदर धान में बहुत से मसाइल आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो कि अगर कीड़ों के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे एक तने की सुंडी है ख़ास तौर पे, उसकी 2 से 3 इकसाम है, बल्कि उसकी जो हम आम फार्मर की ज़ुबान में उसको हम रंग की बुनियाद पर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी, उसमें येलो है, वाइट है, पिंक है। तो ये बोरस होते हैं तीनों, इसको हम आम ज़ुबान में बोरस कहते हैं। बोरस कीड़ा वो होता है जो कि पौधे के अंदर रह के उसको खुरच ख़त्म करे, उसमें नुकसान पहुँचाए। तो ये कीड़े ऐसे हैं सुंडियाँ कि ये धान की जो पौधे की तना है उसके अंदर बैठ जाती हैं और उसके अंदर से खाना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से उसे खोखला कर देती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि खोखला कर देती हैं, और जहाँ जहाँ से खोखला होता जाएगा आपको पता है कि अगर एक पौधा है उसके दरमियान से खोखला हो गया है तो फिर वो अपनी जो अगर तना ही सबसे ज्यादा वीक है, तने के ऊपर ही जो उसके ऊपर छिट्टा लगना है, मुंजर लगनी है, जहाँ से हमें चावल हासिल होगा, तो वही अगर खोखला होगा तो फिर आगे जाके उसका पैदावार आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे हासिल होगी। फिर इससे ये भी मसला होता होगा तो जरा सी तेज हवा चली, तना खोखला है, जी तो बिल्कुल, वो फसल गिर भी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ज़्यादा बारिशें हो जाएं, फिर भी ज़्यादा हवा चल जाए, फिर भी क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, फिर ये इस हद तक जो हमला करती हैं सुंडियाँ, इसका असल में 2 मरहलों के अंदर हमला होता है। एक पहला फेज़ कह लें या एक दूसरा फेज़। एक पहला 1 महीना से 1.5 महीना तक 45 डेज़, फिर अगले 45 डेज़। तो दोनों मरहलों में जो अटैक करती है, उसके एक अटैक इस तरह नज़र आता है कि जिसको हम वाइट हेड कहते हैं, उसमें मुंजर बन जाती है, बिल्कुल दाने के छिट्टा बन जाता है, लेकिन उसके अंदर दाने नहीं बनने देती। ये सुंडी इस तरह हमला करती है कि उसके अंदर दाने ही नहीं बन पाते। तो उसी में किसान देखकर खुश होता है कि बड़ी अच्छी क्रॉप लगी है, लेकिन जब अंदर जाके देखें तो उसके अंदर दाने नहीं बने होते। ये ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है, एक किस्म का धोखा होता है जो किसान को मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इन कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए देखें, एक तो सबसे पहले कि आप जो भी वैराइटीज़ काश्त कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान का एक इदारा है वो तमाम फसलों की वैराइटीज़ को अप्रूव करता है। आप अप्रूव वैराइटीज़ लगाएं ताकि जो वैराइटीज़ पाकिस्तान में लगाने के लिए अप्रूव्ड हैं उसके ऊपर
तमाम कीड़ों के मुतालिक टेस्ट हो गए होते हैं कि इस पे किस कीड़े का अटैक हो सकता है। आपके माहौल के अंदर बहुत से पेस्ट मौजूद हैं, लेकिन तमाम कीड़े हमला नहीं करते, इसलिए जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनको लगाया जाए। फिर उसके बाद एक कानून है पाकिस्तान में कि इसको लेजिस्लेटिव कंट्रोल कहते हैं कि जो धान की पनीरी है उसको 20 मई से पहले हरगिज़ काश्त नहीं किया जा सकता। अगर हम काश्त करते हैं तो उसमें जो कीड़े होते हैं उनके परवाने मौजूद होते हैं, तो फिर वहाँ से वो अंडे देते हैं, फिर वहाँ से जो सुंडियाँ निकलती हैं वो हमला करती हैं। इसलिए 20 मई के बाद अगर हम धान की पनीरी काश्त करते हैं तो एक उसकी जो जनरेशन है वो उसको हम वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। एक तो ये सबसे पहले प्रिकॉशन है जो कि एडवाइस है हर फार्मर के लिए कि 20 मई से पहले आप पनीरी को ना लगाएं, ताकि आपकी एक जनरेशन से बच सके। फिर उसके बाद मरला आता है कीड़ों का, जब कीड़े हमला करना शुरू कर देते हैं। चूँकि धान की फसल में कीड़े आम आँख से नज़र नहीं आते, अगर आप खेत में पानी बहुत खड़ा है, जब इसका अटैक नज़र आना शुरू होगा तब फार्मर को अंदाज़ा होता है कि इसमें कीड़े मौजूद हैं। इसलिए धान की फसल में हमेशा प्रिवेंटिव एप्लीकेशन की जाती है ताकि कीड़ों का आपको अंदाज़ा हो कि इतने दिन के बाद कीड़ा का हमला शुरू हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी भी कोई भी जहर पाशी जो करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो मोस्टली ये होता है कि जब धान की पनीरी मुंतकिल होती है तो उसके 15 से 20 दिन के बाद जो है कीड़ों का हमला शुरू होना हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे धान के हर फार्मर ने मुख्तलिफ टाइम के ऊपर अपनी पनीरी मुंतकिल की है। जब कीड़ा आया उसको जहाँ पे मौजूद होगी मिलेगी फसल अवेलेबल, वहाँ पे वो हमला शुरू कर देगा। इसलिए तकरीबन जो 15 से 20 दिन का मरला है पहला, और वो बहुत सेंसिटिव भी होता है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसी तरह जो 10 से 15 से 20 दिन की जो हमारी फसल है उसको ज़्यादा कीड़ों का खदशा होता है, इसलिए उसको उस मरहले पर ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। अच्छा, एफएमसी एक फर्टेरा नाम की मेडिसिन है जो किसानों के लिए प्रोवाइड करती है, उसका काम क्या होता है? जी, असल में हनान फर्टेरा जो कि एक बहुत इंतहाई जो कदरे महफूज ज़रई जहर है। देखें, कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा जहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ज़रई जहर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन फिर ज़रई जहरों की आगे जो दर्जाबंदी की गई है उनके ख़तरनाक हद की वजह से, तो जो फर्टेरा है इसमें मौजूद एक जहर का नाम होता है, उसको रनाक्सापायर कहते हैं। रनाक्सापायर दुनिया में जो महफूज तरीन जहरें हैं उसके अंदर शुमार किया जाता है। तो फर्टेरा एक ऐसी प्रोडक्ट है कि हमारी ज़रई जहर है या जो कि एक दानेदार हालत की जहर होती है। इसको हम जब इस्तेमाल करते हैं, फार्मर इस्तेमाल करता है 15 से 20 दिन के अंदर पनीरी के बाद, जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा क्रिटिकल मरला होता है उस मरले में हमें ज़रूर कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। तो हम इसी 15 से 20 दिन के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 15 से 20 दिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो क्योंकि बीइंग R&D पर्सन मैं इन तमाम प्रोसेस से गुजरता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में लेके आते हैं हम उसको टेस्ट करते हैं, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के टेस्ट करते हैं, उसकी जो इस्तेमाल की शरह है उसको हम फाइन ट्यून करते हैं। तो जो फिर उसके ऊपर लेबल के ऊपर रजिस्टर्ड डोज लिखी जाती है उसके पीछे पूरी स्टडी होती है, तो फिर उसके एप्लीकेशन टाइम भी बड़ा क्रिटिकल है। इसलिए 15 से 20 दिन के बाद हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं एक बैग के हिसाब से उसके अंदर राइस के अंदर, ताकि ये कीड़ों को आने से अगर कीड़े का हमला होता है वो ना हो सके। एक बैग इसका अगर एक दफ़ा एप्लीकेशन करते हैं तो तकरीबन ये 21 से 28 दिन तक का हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी हमारी क्रॉप को। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि 2 मरहलों में ये सुंडियाँ अटैक करती हैं, तो एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उसके फिर 21 से 28 दिन के बाद दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं। इन 2 एप्लीकेशन की वजह से फार्मर की जो पूरी क्रॉप है वो धान की सुंडी से महफूज रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि होता तो ये जहर ही है ना, चाहे महफूज जहर है, तो इसे जब फसल पे इसका छिड़काव किया जाता है इसके असरात दाने के अंदर तो नहीं आते जो चावल हम खाते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है नाना आपने। जो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे जितने भी जहरें इस्तेमाल होती हैं उसको दाने के अंदर या किसी फ्रूट के अंदर असर नहीं आना चाहिए। उसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल लिमिट्स। हर कंट्री की रेजिड्यूअल लिमिट्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो फर्टेरा या रनाक्सापायर ऐसी केमिस्ट्री है, ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके दाने के अंदर बिल्कुल भी आपको असरात नहीं मिलते अगर आप उसको लेबल के मुताबिक इस्तेमाल करें। देखें, हम लोग कह रहे हैं कि आप 15 से 20 दिन बाद एक दफ़ा करें, फिर उसके 21 से 28 दिन बाद दोबारा कर दें। अब एक फार्मर कटाई से 3 दिन पहले कर देगा, फिर कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि वो रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे यहाँ सब्जियों में ख़ास तौर पर ये वजह देखने में आती है। आपने देखा होगा कि गोभी ख़ास तौर पर, टमाटर, ये बैंगन, ये वो सब्जियां हैं जिस पे फार्मर तोड़ कर लाने से ना 2 से 3 दिन पहले भी स्प्रे करता है। आपको मरी सुंडियाँ नज़र आती हैं कभी कभार घर में सब्जी काटते हुए देखें तो वो चीज़ ख़तरनाक है। लेकिन फर्टायरा को जब राइस पे हम इस्तेमाल करें लेबल के मुताबिक दी गई हिदायत पे, तो इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा कि ना इसके जहर के असरात दाने के अंदर आएंगे, ना ही वो, बल्कि इस्तेमाल करते वक्त भी उसके लिए बड़ी महफूज जहर होती है। बिल्कुल। और समटाइम जब ये चीज़ें बनाई जाती हैं तो नाज़रीन यूं ही नहीं होता कि इसे मार्केट में लॉन्च बनाते ही कर दिया जाता है, बल्कि इसके ट्रायल्स लगते हैं और ये देखा जाता है कि ये फसल के लिए कितनी महफूज साबित होती है या नहीं होती। तो जब ये है ही जहर, कीड़ों को तो ये मारती है, लेकिन बाज़ होता है ना कि कुछ कीड़े रह जाते हैं कि यार ये महफूज जहर है। किसानों के ज़हन में होता है ना कि यार ये महफूज जहर है तो फिर ज़्यादा कारआमद नहीं होगा कीड़ों के लिए। तो ये स्पेसिफिकली कीड़ों के लिए कितनी कारआमद है, कितने % किल करती है कीड़ों? जी नान साहब, जो जहर कभी भी इस्तेमाल किया जाता है, ये जो बॉडी वेट होता है ना हमारे टारगेट का, उसकी बेस पे उसकी जो शरह बनाई जाती है कि इस डोज पे इस्तेमाल होगा इस बॉडी वेट पे। चूँकि कीड़े बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो जो हम रिकमेंडेशन देते हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपकी फसल मुकम्मल तौर पे महफूज रहती है। लेकिन फिर भी हम, जो कि पाकिस्तान के लॉ में भी है, जो हमारा एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस है, जो रजिस्ट्रेशन की क्राइटेरियाज हैं, उसमें जो प्रोडक्ट कम से कम 80% तक आपके जो टारगेट कंट्रोल है उसको करे, तो फर्टायरा में भी ऐसे ही है कि 80 से 90% तक ये कंट्रीनों को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो गेस्ट आज के मौजूद हैं, मजीद उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो धान या मुख्तलिफ फसलों के ऊपर सब्सिडी भी दी जा रही है, इस सब्सिडी के हवाले से मुझे बताइएगा, और क्या किसान भाइयों को इसका कोई फ़ायदा या जनरल पब्लिक को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? जी हुनान, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमेशा, बाकी सूबों की गवर्नमेंट्स भी यही करती हैं कि फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि आपको पता है इनपुट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसका अल्टीमेटली बर्डन हमारे एंड कंज्यूमर पर आ रहा है। जो कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, हमारी गंदम बहुत महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो उसकी जो जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है उस स्टेज के ऊपर कोई ऐसी सपोर्ट फराहम की जाए जिससे फार्मर को फ़ायदा हो और अपने हमारे एंड कंज्यूमर को भी। तो इस सिलसिले में तमाम फसलों पे अभी इस दफ़ा मैं देख रहा था कल टीवी पर कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने राइस के, जो चावल के बीज के ऊपर सब्सिडी का ऐलान किया है। कपास के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की गवर्नमेंट स्पेशली ख़ास तौर पर उस पर तवज्जो दे रहे हैं, ताकि कपास हमारी एक ऐसी फसल है जो कि हमारी कैश क्रॉप है। इसको पाकिस्तान की कपास दुनिया भर में मशहूर होती थी किसी दौर में, लेकिन कुछ सालों से कुछ माहौल की तब्दीली की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, बीमारियां ऐसी आ रही हैं कि उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हालांकि सब कंपनीज़, अच्छे जो कंपनीज़ वाले हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। तो बाकी इसके अलावा फिर उसके बाद आती है जो जड़ी बूटी मार या कीड़े मार अद्वियात हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सब्सिडी फराहम कर रही है फार्मर को। उसमें वो एक रजिस्ट्रेशन फार्मर्स की हो चुकी है, उसके बाद वो एक वाउचर या कोड लगता है, वो हम लोग कंपनीज़ वाले उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एफएमसी उसमें इटसेल्फ पार्टिसिपेट करती है। तो फिर गवर्नमेंट एक जैसे वो स्क्रैच कार्ड की तरह एक कोड इशू होता है, उसके ऊपर प्रिंट करते हैं, जिसको फार्मर एक नंबर देती है, उसको सेंड करके वहाँ से वो अपनी अमाउंट पे बैक हो सकती है वहाँ से। तो सब्सिडी की जो अमाउंट है उसको वापस मिल जाएगी। अच्छा, रेनेक्सपायर के हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा जी कि अगर सपोज ये धान की फसल के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है, इसका या लगा दी जाती है, जिससे कीड़े मकोड़े तो किल होते हैं, लेकिन ये हर चीज़ का असर होता है ना। जैसे कोई मेडिसिन है, उसका 5 दिन असर रहेगा, 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, इसका असर कितनी देर तक रहता है और क्वांटिटी कितने रकबे पे कितनी यूज़ करनी मुनासिब समझी जाती है? जी जी हनान, ये जो नाक्सा पैर है बेसिकली ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये इंतहाई महफूज केमिस्ट्री है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब इसकी ईजाद हुई तो एक इंटरनेशनल है ऑर्गेनाइजेशन है
रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैगजीन, उसने इसको 21वीं सदी की जो 100 बेस्ट इनोवेशंस हैं उसके अंदर इसको शुमार किया हुआ है। फिर उसके अलावा फिर एक अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, उसने 2001 हर साल में एक हीरोज़ ऑफ केमिस्ट्री का अवार्ड अनाउंसमेंट होती है, तो 2013 के अंदर जो अवार्ड मिला था वो रनाक्सा पायर को मिला था। बाकी ये तो है क्रॉप के हवाले से, उसकी केमिस्ट्री की केमिकल की अपनी खसूसियात, उसकी कहने की जो ख़तरनाक हद है उसके बारे में। लेकिन माहौल के बारे में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो यूरोप के अंदर मौजूद है, उसने भी इसको वो दर्जाबंदी करती है तमाम जहरों की कि कौन सी जहर कितनी ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा है, कदरे है या कम ख़तरनाक, तो वो रनाक्सा पैर को कम ख़तरनाक वाली कैटेगरी के अंदर शुमार करते हैं। फिर इसका जहर का इस्तेमाल के हवाले से अगर देखें तो इसका जैसे मैंने बताया कि खेत के अंदर जब डाल दी जाती है, क्योंकि ये दानेदार की शक्ल की होती है, जैसे बहुत बारीक ग्रेन्स होते हैं, सैंड के ऊपर ही कोटिंग होती है इसकी, तो इसको हम खड़े पानी के अंदर डाल देते हैं तो 21 से 28 दिन तक इसका असर रहता है क्रॉप के अंदर, कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए भी और वैसे भी और उसके बाद फिर दोबारा एप्लीकेशन करते हैं उसके। और जो दूसरी छिड़काव का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? इसको जी पहली जो एप्लीकेशन करनी है वो 15 से 20 दिन के बाद करवाते हैं। जब आपने पनीरी आपकी उम्र हो गई है पूरी 25 से 35 दिन, फिर आप उसको शिफ्ट कर देते हैं खेत के अंदर, क्योंकि धान को पनीरी को शिफ्ट किया जाता है, डायरेक्ट नहीं उगाया जाता। पनीरी शिफ्ट करने के तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इसको हम 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डलवाते हैं खड़े पानी के अंदर, ताकि उसको कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके पहले फेज़ के अंदर, जो कि हमारा बड़ा सेंसिटिव फेज़ है, क्रिटिकल फेज़ है। फिर उस 21 से 28 दिन के बाद तकरीबन दूसरा फेज़ आता है, क्योंकि उसमें माहौलती तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं, बारिशों का मौसम आता है। जब बारिशें और हब्स का मौसम आता है, गर्मियों का मौसम, शिद्दत बढ़ती है, तो कीड़ों का अटैक भी जो उसका ज़िंदगी का दौरानिया है वो कम हो जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन जल्दी तेज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर 21 से 28 दिन के बाद हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन करवाते हैं, और उस एप्लीकेशन करने के बाद फिर फसल के आखिर तक हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती सुंडी को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, ये फर्टेरा का इस्तेमाल किसान के लिए कितना नुकसानदेह होता है? देखें, ये बहुत महफूज केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंटरनेशनली भी रिकगनाइज्ड है, लेकिन इसको जब भी इस्तेमाल करते हैं जो बंदा या जो मज़दूर इसको डाल रहा है पानी के अंदर, उसके लिए ये बहुत कम ख़तरनाक है। लेकिन चूंकि ये जहर है, एक हम टर्म यूज़ करते हैं स्टीवर्डशिप की, हमारे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत एक मुक़द्दस लफ्ज़ हम कहते हैं जी कि स्टीवर्डशिप की होनी चाहिए। स्टीवर्डशिप में ये है कि आपने जो ज़रई जहर, चूंकि ये जहर है, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी, कम नुकसानदेह, ज़्यादा नुकसानदेह है तो जहर है, तो इसलिए हमें हमेशा उसके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उसका इक़दाम ज़रूर करना चाहिए। प्रिकॉशंस जितनी भी हैं वो हर आप, ये हमारी रिक्वायरमेंट है लेबल के ऊपर, कि लेबल के ऊपर एक नीचे पट्टी दी जाती है जिसके ऊपर वो तमाम हदायत लिखी होती हैं, पिक्चर्स बनाई होती हैं, ताकि फार्मर अगर नहीं भी पढ़ सकता उसमें दस्तानों का इस्तेमाल है, ठीक है, आप मुंह पे मास्क पहन लें, जूते पहने ज़रूर चाहिए, लंबे जूते पहने अगर आप खड़े पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये है तो जहर, लेकिन आपको मौके पर कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके जिस्म में, बॉडी में कोई भी जहर, आप सिर्फ फर्टाइरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप दूसरी फसलों के ऊपर भी दूसरी जहरें कर रहे हैं इस्तेमाल, उसके ऊपर आपको कोई भी मसाइल आ सकते हैं किसी। और हर इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है या इम्यूनिटी उसके अंदर मौजूद है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, वो एक मखसूस हद तक होती है, तो हर इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। इसलिए हमेशा ये हम लोग अपने इंटरनल मीटिंग्स हैं जितनी भी, या जो फार्मर के लेवल पे हम मीटिंग्स करते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, हम अपनी बात ही इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं कि जो भी आप जब भी ज़रई जहर का इस्तेमाल करें तो जो भी जितने भी हिफाजती इक़दामात हैं उनको ज़रूर अपनाएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाज़ का एक्सपोजर अगर हो भी जाता है किसी किसान का इस जहर के साथ, तो उस एक्सपोजर के असर को कम कैसे किया जा सकता है? फौरी नहाया जाए या कोई सैनिटाइजर्स यूज़ किए जी जाएं? बिल्कुल, जो अगर खुदा न खास्ता किसी भी एप्लीकेशन करने वाले को देखें, एक तो है कि कोई खुदा न खास्ता कोई सुसाइडल केस है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर एप्लीकेशन के दौरान किसी को स्प्रे की खुश स्मेल आ गई है या उसके गले में हल्क में चली गई है, सांस के ज़रिए से हवा तेज़ चल रही थी, तो उसके लिए हर पैक के ऊपर उसका जो जितनी भी केमिस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर एक लिखा होता है उनका जो भी एंटीडोट हो। और सबसे पहले तो अगर खुदा न खास्ता मसला होता है तो फार्मर को चाहिए कि उसको खुली जगह पर लेकर जाएं, ठीक है, उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए, उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं
और डॉक्टर के पास जब भी जाएं, जो भी बोतल वो स्प्रे कर रहा था वो साथ लेकर जाए, ताकि डॉक्टर को पता चल सके कि ये केमिस्ट्री या ये जहर इसने इस्तेमाल किया, इसका एक्सपोजर है और इसके लिए मुझे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इसको एंटीडोट देना है, कौन सी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। क्योंकि हर जहर का जो तरीका असर है या तरीकाकार है असर करने का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। धान की फसल है जिसे आप विदाउट रेनेक्सापायर आप ग्रो करते हैं और विद रेनेक्सापायर ग्रो करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या आता है? देखें, आप में जो फसल होगी, जो दाना है, उसमें आप देखेंगे अगर आपकी फसल सेहतमंद है, आपने उसको कीड़ों से कंट्रोल रखा है, ठीक है, कीड़ों से कंट्रोल किया है, आपने उस पर प्रॉपर चीज़ें, खाद वगैरह, पानी वगैरह दिया है, तो आपकी जो दाना चावल की मुंजी बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी, उससे वज़न में, शक्ल में, हर चीज़ में बेहतरी होगी। दूसरी तरफ अगर आप कुछ भी जहर इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक तो आपकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि कीड़े अटैक करते रहेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, तो वो फसल को नुकसान देते जाएंगे, पैदावार कम होती जाएगी। मैंने जैसे बताया शुरू में कि 90% तक पैदावार में कमी कर सकते हैं ये सुनिए। तो फिर उसके अंदर जब आप देखें कि फसल कमज़ोर होगी, उसमें ज़्यादा कीड़े का नुकसान है, जैसी बीमारियों कीड़ों की वजह से इंसान भी कमज़ोर होता है, पौधा भी कमज़ोर हो जाता है। उसकी जो ज़मीन के अंदर आप खाद डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको लेने की, हासिल करने की जो सलाहियत है ना, वो भी कम पड़ जाती है। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि दाना बहुत बारीक रह जाता है, जिससे एक पैदावार की ये वजह भी होती है, एक तो दाने आपके कम बनेंगे, दूसरा फिर जो बनेंगे वो भी बहुत बारीक बनेंगे, जिसकी वजह से आपका वज़न बहुत कम निकलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसान जो होता है सही टाइमिंग्स पानी लगाने की, क्योंकि ये पानी के बेस्ड है जो फसल है धान की, इस पे कितना पानी रिक्वायर होता है, कितने महीने की फसल होती है और कौन कौन सा टाइम इसके लिए बेहतर होता है? देखिए जी, पानी तो धान का एक वाटर लॉग क्रॉप कहते हैं हम इसको। इसके लिए जब आपने पनीरी मुंतकिल कर ली है, उससे लेकर उसकी हार्वेस्टिंग का जितने भी दिन का वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, उसका मुख्तलिफ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग होता है। कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन है, लेकिन इसमें पानी आपको हमेशा देना पड़ता है। इसमें जितनी भी जो ज़रूरी जहरें इस्तेमाल की जाती हैं, जड़ी बूटी मार है या दानेदार कीड़े मार जहर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी खड़े पानी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसने नीचे ज़मीन के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए ही उसको ऊपर लेकर आना है। तो जब भी इसकी एप्लीकेशन जिस टाइम पे भी करते हैं, पानी की कमी इसको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा पूरी फसल के दौरानिए में हमें रोकते हैं पानी की, ताकि उसको हम वज़न आम ज़ुबान में कहते हैं कि हवा लगवा देनी चाहिए फसल को, ताकि जो सॉइल आपकी, क्योंकि पानी खड़ा होने की वजह से सॉइल में हार्डनेस बनना शुरू हो जाती है, हार्ड पैन बन जाता है, उसको ताकि ब्रेक किया जा सके। लेकिन ये भी प्रैक्टिस कम अज़ कम आप कोई 4 हफ्ते के बाद स्टार्ट करता है फार्मर। 1 महीना पहला तो बिल्कुल पानी की कमी फसल को नहीं आने देनी चाहिए। उसके बाद फिर एक आध दफ़ा पानी को रोककर 1 से 2 दिन का वक्फा देकर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है। बाकी फसलों में जो जितनी भी फसलें हैं, उस राई मूंजी के अंदर भी ऐसे ही है कि जब पानी लगाना है, एक कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं इस फसल की जिसमें दाना बनने का अमल है, दाना भराई का अमल है, जो झाड़ बन रहा है जिसको टिलरिंग कहते हैं उसका अमल है। उस दौरान में पानी की कमी हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। तो धान में भी ऐसे ही है कि जो पहला 1 महीना है उसमें उसने धान में झाड़ बनाना है, झाड़ बनेगा, जिस टिलरिंग बनेगी, क्योंकि जितने टिलर्स बनेंगे उतने ही पैदावार में इजाफा होगा। बिल्कुल, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, नाम हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रेनेक्सापायर जो है ये सिर्फ और सिर्फ धान की फसल के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है या इसके अलावा भी कोई फसलें हैं जिन पर इस्तेमाल किया जा सकता है इसे? जी हनान, धान के अलावा इसको मकई और कमात की फसल पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी क्योंकि जिस तरह धान के अंदर बोरस अटैक करते हैं तने के अंदर, इसी तरह जो शुगर केन या कमात की फसल है उसके अंदर भी ऐसे ही जो सुंडियाँ हैं वो धान के जो स्टेम है, जिसको हम गन्ना बोलते हैं, उसके अंदर ही होती हैं। इसलिए उसमें भी और मकई की फसल के अंदर भी हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन के अंदर डालकर पानी लगाते हैं, ताकि ये जड़ों के ज़रिए पौधे का हिस्सा बन जाए और उसको कीड़ों के जो हमला है उसे महफूज रख सके। सॉइल फर्टिलिटी के हवाले से आप कुछ सजेशंस दें किसानों को कि धान की फसल क्या हर साल एक ही ज़मीन पर काश्त की जानी चाहिए या इसका दौरानिया कितने साल बाद रिपीट होना चाहिए?
जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। जो फसलों को रद्दोबदल तो बहुत ज़रूरी है, क्रॉप रोटेशन ज़रूरी है कि आप एक ही फसल में लगातार कई कई साल वो तमाम फसलें ना लगाएं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि कमाद की फसल है, जब ये ख़त्म होगी, जो कीड़े होंगे इसके अंदर, सर्दियों में कीड़ा आपको नज़र नहीं आते, परवाने नज़र नहीं आते, ये चले जाते हैं प्यूपेशन की स्टेज में, जिसको हम विंटर ओवर या हाइबरनेशन का पीरियड कहते हैं। जब ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो फिर उसी सॉइल के अंदर, उसी ज़मीन के अंदर मौजूद रहते हैं। जैसे इनको साजगार माहौल मिलता है, फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये दोबारा से अपना ज़िंदगी का दौरान स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए फसलों का रद्दोबदल तो बहुत ज़रूरी है, हमेशा करना चाहिए। आप 1 से 2 साल 3 साल के बाद अब आप जैसे हमारा राइस का बेल्ट है, सियालकोट लाहौर के साथ साथ जहाँ पिंडी बटियाँ हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको मुश्किल होती है कि आप दूसरी किसी फसल पे जा सकें। लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं कि धान की फसल जिस खेत में लगा रहे हैं, आप 1 से 2 साल 3 साल बाद उसमें चारा लगा लें, ठीक है। क्योंकि हर फार्मर के पास लाइफ स्टॉक मौजूद है, जानवर मौजूद हैं उसके पास, वो चारा लगाए ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो दोबारा रिवाइव हो जाए। क्योंकि जो चारा जात जितने भी हैं, बरसीम है और दूसरे जंतर है, इनको जो इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारी सॉइल के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं फर्टिलिटी को, तो ऐसी फसलों पे चला जाए। इसलिए रद्दोबदल करें। और साथ साथ जब भी ज़मीन आप एक फसल काट लेते हैं, अगली फसल के दरमियान में आपके पास कुछ टाइम मिल जाता है, वक्त मिलता है, कोई 1 माह होता है, कहीं 1.5 माह होता है। उस दौरान जो ज़मीन की तैयारी है, ख़ास तौर पे जिसमें ज़मीन में हल वगैरह लगवाना है, एक रोटावेटर करवाना है, जो ज़मीन के अंदर जो पिछली फसल के बाकियात मौजूद हैं उनको ऐसे आग ना लगाएं। जो आग लगाना है उसमें आप देखें कि उसका इतना ज़्यादा नुकसान है, हमेशा गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देती है, उस पर कैंपेन्स चलाते हैं। मोटरवे पे आपने देखा है कि धुएँ की वजह से एक्सीडेंट बहुत सीरियस होते हैं। हाँ, एक फार्मर सिर्फ आसानी के लिए उसको आग लगाता है, ख़ास तौर पे जो इस एरिया में जो राइस बेल्ट है वहाँ पे मुंजी के बाद वो आग लगा देगा। उसका नुकसान क्या होगा? एक तो स्मोक का जरिया बनते हैं, दूसरा वो आग से जो ज़मीन के अंदर तपिश पैदा होती है, उसमें जो ज़मीन के अंदर हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरियाज़ हैं जो रूट्स के अंदर बैठ के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो भी मर जाते हैं इसके साथ, हीट के साथ। फिर उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। इसलिए उसके बेहतर हल मौजूद हैं, हमारे पास हर तरह का हल मौजूद है। उसमें एक हल रोटावेटर आता है, आप रोटावेट करें। उसमें रोटावेट करता है ये कि जो बाकियात हैं उसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देता है, बारीक बारीक चॉप करके उसको मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से होता है कि वो पानी के अंदर पानी लगता है, बाद में वो गल सड़ जाते हैं, और गलने सड़ने के साथ उसका फिर वो एक नामियाती मादा बन जाता है जो कि हमारी फसल के लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करता है, बढ़ाता है, क्योंकि कुदरती तौर पे पैदा हुआ वो चीज़, कुदरती चीज़ों से बना है। इसलिए उसको ज़मीन की तैयारी और उसकी जो प्रेपरेशन है अगली फसल के लिए, उसको बेहतर तरीके से करने से ज़मीन की फर्टिलिटी है जो वो इनकी अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये बताइएगा कि जो जहर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सॉइल फर्टिलिटी पे असरअंदाज होता है? नहीं, क्योंकि चूँकि जहर जो बहुत कम फसलों में हम जहर करते हैं इस्तेमाल, इसके अंदर सॉइल के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता। और दूसरा जो दानेदार जहर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें एक बारीक सा पत्थर की शक्ल होती है, सैंड है, उसके ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ घुल जाता है, वो डिज़ोल्व होकर सॉइल का हिस्सा बन जाता है। इसलिए ज़मीन की जो फर्टिलिटी है इन चीज़ों से इम्पेक्ट नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा। कोई जनरल मैसेज आप किसानों के लिए देना चाहें, या उनसे उनके लिए कुछ सजेशंस हों अपनी ज़मीन को मज़ीद फर्टाइल बनाने के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं एक पैगाम ये दूंगा कि जो बुनियादी हमारी ज़रूरतें हैं या बुनियादी असूल हैं फसल को उगाने के लिए, उन पे हमेशा अमल करें। उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, लाइक एक जो बीज है आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा वो अप्रूव्ड वैराइटीज़ लें। हमारे पाकिस्तान में कुछ फसलों के ख़त्म होने की वजह ही ये है कि उसमें जो अंडर डेवलपमेंट वैराइटीज़ लोगों ने या कोई ऐसा बीज जो कि पाकिस्तान में अप्रूव नहीं था वो लगाया, जिसकी वजह से फसल आहिस्ता आहिस्ता नुकसान का शिकार होती गई। फिर उसके बाद आप जितनी भी है ज़मीन की तैयारी, जैसे मैंने बात की कि आप आग ना लगाएं, उसको ज़मीन को तैयार करें, प्रॉपर रोटावेट करें, ज़मीन की तैयारी बेहतर तरीके से करें। ज़मीन फिर जितनी भी जड़ी बूटियाँ, कीड़े हैं आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनसे बर वक्त तहफ़्फ़ुज़ करें। और ख़ास तौर पे जो ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है आपने, उसके लिए हमेशा मुतवाज़िन, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ मुतवाज़िन खाद का इस्तेमाल करें। देखें, एक
तीन हमारे जो है ग़िज़ाए कबीरा है, तीन बाकी सगीरा में बहुत सारे आते हैं जिसको हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स या मैक्रो न्यूट्रेंट्स कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमारे मेजर जो है न्यूट्रेंट्स हैं, इनको ज़रूरत होती है फसल को। अब अगर आप एक ही न्यूट्रेंट के 10 बैग डाल देंगे तो आपकी फसल को तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसलिए जो उनकी फसल की ज़रूरत है इन तीनों के लिए वो करें। इसलिए जो भी बर वक्त और उसका जो मतवाज़न इस्तेमाल किए और जब भी कोई ज़रूरी जहर का इस्तेमाल करें उसको अपने आप की हिफाजत, पहले आपकी हिफाजत ज़रूरी है, आपकी अपनी हिफाजत ज़रूरी है, फिर आपकी फसल की हिफाजत ज़रूरी है। इसलिए देखें बहुत कम खर्च में ये चीज़ें मिल जाती है। मास्क एक बड़ी आम सी चीज़ है, दस्ताने, ग्लव्स जो मिलते हैं जो डिस्पोजेबल है वो उसकी कॉस्ट कोई 2 या 3 रुपए से ज़्यादा नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी, जैसे मोटरसाइकिल चलाते हुए लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है। इसी तरह ज़िम्मेदार या किसानों को भी मेरी यही एडवाइस होगी कि जब भी आप जहर पाशी करें तो अपनी जान को पहले देखें, अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कहा। सर्टिफाइड सीड कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए? जी, जो सर्टिफाइड सीड है असल में सीड ही वो होता है आपके लगाने के लिए। जो आप उसके अलावा लगा रहे हैं उसमें आप सिर्फ अपनी पैदावार का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपने मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। जो चीज़ें आपकी पाकिस्तान में लगने के काबिल ही नहीं है, आपके पाकिस्तान में प्रूफ नहीं है। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वैराइटीज़ का धान में हम देखते हैं, कुछ हमने वैराइटीज़ को बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। उसमें मसला ये था कि उसमें बीमारी का हमला बहुत ज़्यादा था, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं थी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की। तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते बाकी फसलों पे भी शिफ्ट होंगी, ज़ाहिर सी बात है। जरासीम को तो अल्टरनेट होस्ट मिलते हैं। इसलिए जो अप्रूव्ड वैरायटी है या सर्टिफाइड सीड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको फसल लगाने की। क्योंकि जो सर्टिफाइड सीड एक इदारा जो है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन, उसको सर्टिफाइड करता ही तब है जब वो पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक हो जाए। आप देखें कि एक वैरायटी को 10 से 15 साल लगते हैं बनाने के लिए, लेकिन बिगाड़ने के लिए आपको सिर्फ उसके 1 से 2 साल चाहिए। अगर आप उसका सीड मिक्स करके लगाना शुरू कर दें, उसमें क्रॉसिंग होना शुरू हो जाए, जो नेचुरल क्रॉसिंग होगी तो उससे एक नई वैरायटी जन्म लेगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, आपकी पैदावार कम होगी, आपके मुल्क की ज़रूरी पैदावार कम हो जाएगी। बिल्कुल, मुल्क की ज़रूरी पैदावार जो है वो कम तो होगी और इसके साथ साथ किसान को भी काफ़ी हद तक नुकसान होगा। वो नुकसान किस तरह से होगा कि जो पैदावार चाहिए उसको, जो यील्ड चाहिए वो उतनी पैदावार नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली पर एकड़ पैदावार कम आने की वजह से जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसके ऊपर वो पूरी नहीं हो पाएगी। और 1 साल तक या 6 माह तक आप इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी भी फसल के ऊपर करते हैं तो आप अगर नुकसान में जाएंगे, घाटे में जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको काश्त नहीं करेंगे और काश्त ना करने की वजह से मुल्क की मैशियत को भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब आज के शो में आने के लिए और आपसे बड़ी मुफीद डिस्कशन रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई जो इसे देख रहे होंगे वो FMC के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि बेहतर फसल हासिल कर सकें। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।